हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। किंग्स एकेडमी एक बहुत ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ना केवल आप अपने स्कूलिंग लेवल पर बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल पर भी आप अपनी लर्निंग स्किल्स को बहुत ही अच्छा डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है हमारा किंग्स एकेडमी और मेरा नाम है किशन मलाकार। मैं आपको आज से रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। रीजनिंग एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज हम आज हमारी क्लास में रीजनिंग का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सबसे पहले रीजनिंग सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जाता है और रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं, कितने पार्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम आज यहाँ पर सबसे पहले पूरा हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है रीजनिंग का वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज हमारी क्या है कि रीजनिंग हमारा जो है, रीजनिंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। रीजनिंग का हिंदी में अर्थ क्या है? तर्क शक्ति। यानी तर्क शक्ति, इस शब्द से आप पकड़ पाओगे कि ये हमारी तार्किक शक्ति को मजबूत करता है, हमारी सोचने की क्षमता को मजबूत करता है। आज आप अगर सिविल सर्विसेज में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप जाते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप सर्विस करते हो तो वहां पर आपकी सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है वो सारी डिपेंड करती है आपकी तार्किक शक्ति, तर्क शक्ति पर। ठीक है, इसीलिए आपका रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है ताकि आपकी तार्किक बुद्धि का विकास हो सके और आप अपने निर्णय लेने की क्षमता, आप अपने डिसीजन के जो क्षमता है उसको आप जल्दी से कर सके, उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज रीजनिंग जो सब्जेक्ट है हमारा उसके कितने पार्ट होते हैं। तो अगर मेनली इसके हम पार्ट देखें तो ये होते हैं इसके दो पार्ट जो सबसे मेन होते हैं और आपने सुने भी होंगे। एक पार्ट होता है इसका वर्बल रीजनिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभाषिक तर्क शक्ति। अब ये क्या चीज है भाषिक तर्क शक्ति और अभाषिक तर्क शक्ति, यानी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये क्या चीज है? तो वर्बल रीजनिंग जिसका हिंदी में मतलब होता है भाषिक तर्क शक्ति, यानी इसके अंदर हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम लैंग्वेज यूज होती है, जिसमें सबसे ज्यादा भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो सारे टॉपिक आपके किस में आते हैं? वर्बल रीजनिंग के अंदर। तो इसमें आने वाले बेसिक टॉपिक जो है वो हो सकते हैं आपके दिशा दूरी वाले प्रश्न, आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न, आपके कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न। उस सारे के सारे टॉपिक जो किस में आते हैं? आपके भाषिक तर्क शक्ति में आते हैं। और एक होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। तो अभाषिक तर्क शक्ति में आपके वो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की भाषा की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अगर कोई डायग्राम दे रखा है तो उस डायग्राम के माध्यम से आप प्रश्न को समझ के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई लेटर दे रखा है उसका मिरर इमेज अगर आपसे पूछा है तो आप सीधा सीधा समझ जाओगे कि हमें यहाँ पर इसका मिरर इमेज फाइंड करना है। तो ये दो मेन पार्ट होते हैं हमारे रीजनिंग के, इसीलिए हम इस रीजनिंग को दो मेन पार्ट में पढ़ने वाले हैं, वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि जो वर्बल रीजनिंग है उसका एक पार्ट और होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग कई लोग इसे तीसरा एक अलग टाइप बता देते हैं, जबकि ये इसका अलग टाइप नहीं है। ये हमारे वर्बल रीजनिंग का ही एक पार्ट होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है आपका विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कौन से टॉपिक आते हैं? तो इसके अंदर हमारे वो टॉपिक आते हैं जो आपके कथन और निष्कर्ष वाले होते हैं, जिसमें हमें कथनों को पढ़ के न्याय करना होता है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है और कौन कौन से निष्कर्ष गलत हैं। तो ऐसे टॉपिक हमारे एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो ये रीजनिंग का कोई थर्ड पार्ट नहीं है, ये आपके वर्बल रीजनिंग का ही एक हिस्सा है जिसके अंदर भाषा पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ लैंग्वेज काम आती है। ऐसे प्रश्न आपके वर्बल रीजनिंग में होते हैं और उसी का पार्ट कौन सा है? आपका एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है,
अब आप कहोगे कि सर थोड़ा डिटेल से बताओ कि कौन कौन से टॉपिक किसके अंदर जा रहे हैं, किस टाइप के अंदर जा रहे हैं, तो वो चीजें भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि कौन से टॉपिक किस में है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग की यानी भाषिक तर्क शक्ति की, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे बढ़िया सबसे अच्छा टॉपिक कोडिंग सभी ने सुना है। इसके साथ में अल्फाबेट टेस्ट यानी लेटर से आधारित जो भी टेस्ट है वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सीरीज टेस्ट यानी नंबर सीरीज हो सकती है, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज, इंसर्ट, मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, कैलेंडर, क्लॉक टेस्ट, लगभग ये सारे प्रश्न आपके डाइस वाले भी इसी में आएंगे। क्यूबॉइड, साइंस, कंक्लूजन, इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, डेटा एनालिसिस, अदर टाइप क्वेश्चन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो ये हमारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। ये सारे टॉपिक वो टॉपिक है जिसके अंदर मैक्सिमम लैंग्वेज यूज होती है। तो इनमें लैंग्वेज यूज होती है यानी भाषा पर आधारित ये प्रश्न है, इसीलिए इनको किस में रखा गया है, आपके वर्बल रीजनिंग के अंदर रखा गया है। फिर हम बात करते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन सा होगा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग है जिसके अंदर आपके भाषा का कोई नहीं है, भाषा कहीं काम में नहीं आएगी। बिना भाषा के भी आप पूरा प्रश्न समझ जाओगे कि हमें करना क्या है। जैसे आपका टॉपिक है मिरर इमेज, ठीक है। अब मिरर इमेज से प्रश्न कैसे आएगा, तो आपको दे दिया ए, बी और सी और इधर एक मिरर का साइन लगा दिया। तो सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है, आपको जो ए बी सी दिया हुआ है इस ए बी सी का मिरर इमेज इधर बनाना है। यानी अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये सी आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बी आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये ऐसे प्रश्न है जिसमें भाषा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप प्रश्न को देख के ही ये बता सकते हो कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है, ठीक है। अगला है वाटर इमेज। तो अगर हमें इसी लेटर का वाटर इमेज बनाना है तो नीचे की तरफ वो दर्पण का साइन बना देता है या कुछ इस प्रकार से बना देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस लेटर समूह का हमें क्या बनाना है, वाटर इमेज बनाना है। इसके साथ में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग वाले प्रश्न आएंगे, एम्बेडेड फिगर वाले प्रश्न आएंगे, कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट पैटर्न वाले क्वेश्चन आएंगे, आपके फिगर मैट्रिक्स आएगी, इसमें डॉट सिचुएशंस, फिगर फॉर्मेशन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस ट्राइंगल, बेसिक फंडामेंटल, एनालॉजी। अब ये एनालॉजी आप कहोगे कि सर अभी आपने पीछे भी तो एनालॉजी बताया, ठीक है, पीछे भी अभी हमने क्या देखा है, एनालॉजी देखा है। तो एनालॉजी वाला जो टॉपिक है वो आपका इसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल दोनों के अंदर आता है, क्योंकि इसमें जो आपके एनालॉजी वाले प्रश्न आएंगे वो आपके फिगर से रिलेटेड आएंगे। इसमें जो सीरीज है वो भी आपकी फिगर से रिलेटेड है, इसमें जो क्लासिफिकेशन वाले प्रश्न है वो भी किससे रिलेटेड है, आपके डायग्राम से रिलेटेड है। तो डायग्राम वाले जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे आप किसमें पढ़ोगे, आप पढ़ोगे नॉन वर्बल रीजनिंग। अब जो मैंने वर्बल रीजनिंग का एक अलग पोर्शन निकाला था, तो मैंने अलग से स्लाइड बना दी है यहाँ पर। आपको पता है ये पार्ट किसका है, तो ये पार्ट है हमारे वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। इसका मैंने एनालिटिकल वाला पोर्शन अलग से निकाल दिया, यानी विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति जो है, विश्लेषणात्मक जो तर्क शक्ति हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस पार्ट के अंदर। इसमें आपको सिलोगिज्म पढ़ने होंगे, यानी इसमें हमें न्याय तर्क वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सारे टॉपिक मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा जब हम सारा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो सिलोगिज्म यानी न्याय तर्क वाले, आपने प्रश्न देखे होंगे कि जिसमें कुछ कथन दिए जाते हैं, फिर उनके निष्कर्ष दिए जाते हैं और फिर हमसे पूछता है कौन कौन से निष्कर्ष हमारे दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले हमारे जो प्रश्न है वो इसके अंदर आते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले आते हैं, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन, कॉज ऑफ इफेक्ट, कंक्लूजन बेस्ड ऑन पैसेज। तो ये वो प्रश्न है जिसमें हमें हमारी तार्किक शक्ति का प्रयोग करके हमारे खुद का जो मेंटल एफिशिएंसी लगा के हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति वाले टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं, यानी उन प्रश्नों का हम आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारे टॉपिक, हमारे सब्जेक्ट रीजनिंग का, जिसको हमने कितने पार्ट में पढ़ा है, कौन कौन से टॉपिक हम किस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। अब आज की इस क्लास में हम हमारा एक बिल्कुल बेसिक सा शानदार सा टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है एनालॉजी यानी सादृश्यता, ठीक है। अभी हमने देखा कि सादृश्यता आपके नॉन वर्बल में भी है और सादृश्यता वाला आपका वर्बल रीजनिंग में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक की बात करते हैं
और ये टॉपिक बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी पड़ता है। कई बार एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल इसका क्रेज ज्यादा हो गया है, इसलिए हमें इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो टॉपिक है हमारा एनालॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। एनालॉजी जो हमारा टॉपिक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सादृश्यता। अब देखिए, हिंदी का जो वर्ड है सादृश्यता, उसके वर्ड को अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको इस टॉपिक का मतलब समझ में आएगा कि हमें इस टॉपिक के अंदर करना क्या है। देखिए, सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखने वाला या समान रिलेशन रखने वाला, उसी को हम बोलते हैं सादृश्यता। जो समान दिखेगा उसी प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम कितने पार्ट में पढ़ने वाले हैं? ये टॉपिक हमारा मेनली चलता है 3 पार्ट में। पहला इसमें टाइप होगा आपका नंबर एनालॉजी, यानी संख्या सादृश्यता। सेकंड जो इसमें टाइप है वो है आपका लेटर एनालॉजी, यानी अक्षर सादृश्यता। और थर्ड जो इसका पार्ट है वो है वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी यानी यह आपका शब्द सादृश्यता, यह आपका शब्द सादृश्यता। अब देखिए, 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा नंबर एनालॉजी, सेकंड हो गया हमारा लेटर एनालॉजी, और थर्ड हो गया इसमें हमारा वर्ड एनालॉजी। इसके अलावा एक टाइप और है, वो है आपका फिगर एनालॉजी, जिसको हम नॉन वर्बल वाले पार्ट में कवर करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है आपका वर्बल रीजनिंग में काउंट होता है, उस एनालॉजी वाले टॉपिक यानी फिगर एनालॉजी को भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो पोर्शन आपका बिल्कुल अलग चलेगा। जो आपका नॉन वर्बल वाला पोर्शन है उसके अंदर हम उसको कवर करेंगे। फोर्थ टाइप आप याद रख सकते हो, पर इसके अंदर हमें उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वर्बल रीजनिंग। इसके 3 पार्ट हो गए आपके नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी, ठीक है। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछता कैसे उसकी हम बात करते हैं। जैसे संख्याओं, जैसे नंबर एनालॉजी यानी संख्या वाली सादृश्यता जो है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं यहीं पर। इसके अंदर आने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे कि अगर 3 का संबंध 6 से है तो ठीक उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा। कुछ इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाएगा, ठीक है, कि 3 का संबंध 6 से है तो 5 का संबंध इस प्रकार से होगा। तो यहां आप क्या करोगे कि 3 का 6 से रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे, तो यहां 2 रिलेशन निकल के आते हैं। आप कहोगे कि सर 3 का डबल करने पर भी 6 आ सकता है, या 3 में 3 जोड़ने पर भी 6 आ सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम या तो 5 का डबल कर सकते हैं तो 10 आ सकता है, या फिर 5 में 3 जोड़े तो हमें कितना मिल सकता है, हमें 8 मिल सकता है। वो फिर हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इनमें क्या रिलेशन है। तो अगर मैं यहाँ वाला रिलेशन मल्टीप्लाई वाला लेके चलूँ कि मल्टीप्लाई 2 किया है, तो आपको पता है कि यहाँ मल्टीप्लाई 2 करने पर कितना आएगा, ये आपका 10 बन जाएगा। 3 2 जा 6 तो 5 2 जा 10, यानी 5 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, आपका 10 आएगा। तो इसमें संख्याओं वाले जो आपकी सादृश्यता है उसमें ऐसे प्रश्न बनेंगे। और अगर हम प्रश्नों की बात करें तो ये प्रश्न हो सकता है आपका कि 15 से बन गया 17, और यहां पर आपसे पूछा है कि 19 से कितना बनेगा। तो यहां हम +2 वाला कनेक्शन मान के चलें तो यहां भी आपको +2 करना होगा, और +2 करने के बाद कितना बन जाएगा, ये आपका 21 बन जाएगा। तो प्रश्न आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, जिन 2 में कनेक्शन है उनके बीच में रेशो का साइन होगा, और सिमिलरली ऐसा ही आपको सेट तैयार करना है तो उसके बीच में वो आपको प्रोपोर्शनली साइन देता है, ठीक है। तो अगर मैं लेटर सीरीज की बात करूं, लेटर एनालॉजी की बात करूं, तो इसके अंदर जैसे मैंने ले लिया कि ए का रिलेशन अगर डी से है तो प्रोपोर्शनली आपको बताना है कि ई का रिलेशन किसके साथ होगा। ये आपके लेटर से रिलेटेड है कि लेटर एनालॉजी के अंदर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप देखोगे कि सर ए आपका 1 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है,
यानी इसने लेटर में क्या किया है, +3 किया है। तो यहाँ भी लेटर में अगर हम +3 करें तो ये हमारा 5 नंबर पे है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 नंबर वाला लेटर आएगा। और आपको याद होना चाहिए कि 8 नंबर पे कौन आता है, आपका H आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको लेटर एनालॉजी में पूछे जाते हैं। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा जो है वो है वर्ड एनालॉजी, यानी वर्ड एनालॉजी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो वर्ड एनालॉजी आपका टॉपिक है वो आपको याद रखना है कि ये आपका साइंस से रिलेटेड भी है, यानी इसके अंदर आपसे साइंस के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स तो नहीं लेकिन स्टैटिक जीके के भी प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो शब्द से रिलेटेड जो एनालॉजी है जिसके अंदर शब्द काम में लिए जाते हैं वो हमारा इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि इसके अंदर जो आने वाले प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर आपके साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, विज्ञान वाले प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और इसके अंदर आपके स्टैटिक जीके वाले प्रश्न भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये अगर आपकी स्टैटिक जीके और साइंस वाली नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप एनालॉजी में ऐसे प्रश्नों में मात नहीं खा सकते। ठीक है, अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें साइंस का, अगर हम कोई प्रश्न देखें तो विद्युत धारा का संबंध अगर एम्पियर से है तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है प्रतिरोध का संबंध किससे होगा, प्रतिरोध का संबंध किससे होगा। अब प्रतिरोध का संबंध हमें अगर बताना है, प्रतिरोध का संबंध बताना है तो जैसे हमने देखा कि विद्युत धारा का एम्पियर से क्या कनेक्शन है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर होता है। तो वैसे ही प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक अगर साइंस आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको पता होना चाहिए ओम होता है, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है कि क्या होता है, ओम होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके वर्ड एनालॉजी यानी सादृश्यता वाले टॉपिक की अगर हम बात करें, इसके अंदर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो वो आपके स्टैटिक जीके पे पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत का संबंध अगर नई दिल्ली से है तो पाकिस्तान का संबंध किससे होगा, तो भारत का संबंध नई दिल्ली से, यानी भारत का कैपिटल नई दिल्ली है, तो ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान का जो कैपिटल होगा वो आपका इस्लामाबाद हो जाएगा। तो वहां आपका इस्लामाबाद जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा टॉपिक है एनालॉजी, जिसमें प्रश्न पूछने का तरीका ये होगा। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका इस प्रकार से होगा। 3 टाइप कौन कौन से, तो इसमें आपके नंबर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी है, और लास्ट जो आपका टाइप है वो टाइप कौन सा है, आपका वर्ड एनालॉजी। ये जो वर्ड एनालॉजी टॉपिक है हमारा, ये हमारा 2 टाइप की इसमें चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। और वो क्या है इसके अंदर, तो वो चीजें हैं इसके अंदर कि आपको साइंस और स्टैटिक जीके की नॉलेज भी आपको अच्छे से तैयार रखनी होगी। तो ये हमारा बेसिक सा टॉपिक है जिसको हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संख्याओं की सादृश्यता या संख्या सादृश्यता। चलिए देखिए, संख्या सादृश्यता आपको पता है कि इस टॉपिक के अंदर हमें प्रश्न जब पूछा जाएगा तो हमें 2 संख्याओं में कनेक्शन ढूंढना होगा। अब 2 संख्याएं आपस में किसी भी प्रकार से कनेक्ट हो सकती है, वो प्लस से कनेक्ट हो सकती है, वो गुणा से कनेक्ट हो सकती है, वो माइनस से कनेक्ट हो सकती है, वो भाग से कनेक्ट हो सकती है, या फिर उनमें स्क्वायर का कोई संबंध हो सकता है, क्यूब का कोई संबंध हो सकता है, अभाज्य संख्याओं का कोई संबंध हो सकता है। किसी ना किसी प्रकार से वो सभी संख्याएं कनेक्टेड हो सकती है। तो उनमें क्या क्या रिलेशन बन सकता है, तो संख्याओं में जो कनेक्शन बन सकता है वो आपका बनेगा कि या तो उनमें अभाज्य संख्या का लॉजिक लगे, सबसे पहले या तो उनमें चिन्हों की अगर हम बात करें तो प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये 2 संख्याओं के बीच में हो सकता है कि कुछ संख्या में जोड़ दे, कुछ संख्या में घटा दे, कुछ संख्या को गुणा कर दे, कुछ संख्या में भाग दे दे, इस टाइप से रिलेशन हो सकता है। या फिर उनमें वर्ग व घनमूल, वर्ग व घन, ठीक है, यानी स्क्वायर और क्यूब क्या कर सकता है, वो स्क्वायर और क्यूब भी कर सकता है।
तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। तीसरा, वो प्राइम नंबर का लॉजिक यहाँ पर लगा सकता है, यानी अभाज्य संख्या जो है उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अभाज्य संख्या का जो लॉजिक है वो भी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। दो संख्याएं आपस में इन लॉजिक से संबंधित हो सकती है। इस प्रकार के लॉजिक दो संख्याओं में लगाए जा सकते हैं। अब बात करें अगर हमारे प्रश्नों की, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है 4, 36, तो इसी प्रकार से हमें बताना है 49 का संबंध किससे होगा। ठीक है, चलिए 4 से आपको दे रखा है 36, तो 49 से क्या, 49 का रिलेशन किससे होगा, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए 121, 84, 81 और डी ऑप्शन दे दे आपको 170। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर जो 4 और 36 है, जिस रिलेशन से वो आपस में कनेक्टेड है वही रिलेशन आपको 49 का अगले नंबर के साथ बताना है। ठीक है, तो हमें वही कनेक्शन बनाना है जो 4 और 36 का है, वही 49 का अगले नंबर के साथ होगा। तो हम यहाँ से 4 से 36 बनाना चाहते हैं, तो 4 से 36 हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर 4 में अगर 32 ऐड भी कर दोगे तो भी 36 बन जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। अगर 4 को मल्टीप्लाई बाई 9 कर दो तो भी 36 बन जाएगा, ये भी बात सही है। और अगर हम इसको तरीके से देखें, अगर हम इसे सही तरीके से देखें तो ये आपको कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर नजर आएगा, और ये कहीं ना कहीं आपको 6 का स्क्वायर नजर आएगा। का स्क्वायर नजर आएगा, ये आपको 6 का स्क्वायर नजर आएगा। तो 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आगे भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पहली जो संख्या है आपकी वो 7 का स्क्वायर है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्वायर वाला लॉजिक काम कर रहा है। तो यहां हमने देखा कि इसने पहले तो लिखा 2 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर लिखा, तो इसने इन्हें नंबर में जोड़ा नहीं है, इसने इनके स्क्वायर, जिसका स्क्वायर ये बन रहा है उनमें जोड़ा है। और उनमें कितना जोड़ा है कि इसको अगर मैं 4 बढ़ा दूं तो यहां पर 6 का स्क्वायर आ गया। तो वैसे ही मुझे एक नंबर ऐसा लाना पड़ेगा जिसमें 4 बढ़ाने पर वो नंबर आ जाए। तो 4 बढ़ाने पर हमारा कितना आएगा, 11। 7 और 4 11, और 11 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 121। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के प्रश्न बनेंगे, इनमें लॉजिक कौन सा काम कर रहा है हमें पहले वो डिसाइड करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपको जैसे दिया गया है 3 का रिलेशन 27 से है, इसी तरीके से 5 का रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शन है हमारे पास 2 to 5, बी ऑप्शन है हमारे पास 215, सी ऑप्शन है हमारे पास 125 और डी ऑप्शन है हमारे पास 2। चलिए अब यहां रिलेशन की बात करें अगर हम, तो यहां रिलेशन हमें देखना है कि 3 का 27 से क्या रिलेशन बन रहा है। 3 का 27 से क्या रिलेशन बन रहा है, तो सबसे पहला और सिंपल लॉजिक हम ये लगाते हैं कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ सकता है। 3 9 27, यानी 3 को 9 से गुणा किया तो 27 आपको मिल सकता है। अब यहां भी अगर मैं 9 को गुणा करूं 5 से तो 5 नाम 45 होता है, 5 9 45 बनता है। तो 45 मेरे ऑप्शन में मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब जो मैंने लॉजिक अप्लाई किया है वो तो गलत किया है, कि मल्टीप्लाई 9 वाला जो लॉजिक है वो मैंने यहाँ पर गलत अप्लाई किया, तो दूसरा लॉजिक मुझे पकड़ना पड़ेगा। अब 3 से 27 का कनेक्शन क्या हो सकता है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 27। तो ऐसा रिलेशन यहाँ पर बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 5 का क्यूब करूं, क्योंकि मुझे 5 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब होता है आपका 125। 125 हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम राइट आंसर होगा। प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रश्न आपके किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हो सकते हैं, वो डिवाइड से कनेक्टेड हो सकते हैं, प्लस या माइनस से हो सकते हैं, स्क्वायर से हो सकते हैं, क्यूब से हो सकते हैं, या फिर अगर हम देखें तो प्राइम नंबर से भी वो रिलेटेड हो सकते हैं। चलो तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें
प्राइम नंबर वाला भी एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है 8 या फिर हमने ले लिया 4, 9 और अगला हमसे पूछा है 49 का रिलेशन किसके साथ होगा, और हमारे सामने ऑप्शन है चलो ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है, कि 4 का कनेक्शन 9 से है तो 49 का कनेक्शन किसके साथ होगा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर इन नंबर्स पे गौर करें अगर हम, तो हम देख सकते हैं कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49 भी एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगला जो आपका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो यहां से मुझे अभी ये समझ में आ रही है बात कि अगर आपने पहले 2 का स्क्वायर किया है तो उसको एक बढ़ा के फिर 3 का स्क्वायर कर दो। अगर आपने 2 का स्क्वायर किया तो उसको एक बढ़ा के 3 का स्क्वायर कर दो। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूं और मैं कर सकता हूं क्या, तो देखते हैं। 7 का स्क्वायर दे रखा है तो अगला आपका क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। क्या 64 आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? तो यहां पर ये लॉजिक आपका फेल हो जाता है कि एक नंबर इंक्रीज करके अगर आप स्क्वायर करना चाहोगे तो ये लॉजिक आपका यहाँ पर फेल हो जाता है, इसीलिए आपको ये नहीं करना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो 2 और 3 में कुछ और रिलेशन देखो। अच्छा, स्क्वायर के नीचे वाले नंबर को मैं देखता हूं तो ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 7 है। अब इनकी क्या खास बात है, तो ये आते हैं आपके प्राइम नंबर्स में। किस में आते हैं, प्राइम नंबर्स में। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है। तो 7 के बाद अगला, यानी 2 के बाद जस्ट कौन आता है, 3। तो 7 के बाद जस्ट अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, तो 7 के बाद में 9 नहीं आता है। 7 के बाद में अगला जो प्राइम नंबर आता है वो होता है आपका 11। तो 11 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा आपका 121। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो नंबर एनालॉजी जो है उसके अंदर हमें हर प्रकार के रिलेशन चेक करने होंगे, किस तरीके से दो वर्ड आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल बेसिक टॉपिक का इंट्रोडक्शन था जिसमें पहले टाइप की हमने बात की है, और इसके कुछ और प्रश्न भी हैं, काफी अच्छे प्रश्न जो हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। उम्मीद है यहां तक की चीजें सभी को क्लियर होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।